हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान के विकास के क्रम को देखेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ। तो संविधान के विकास क्रम को देखने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान का परिभाषा हम अगर लिखते हैं और परिभाषा देख सकते हैं कि संविधान कानून के शासन के संबंध में एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें इंसान नहीं कानून के हिसाब से शासन चलाया जाए का वर्णन रहता है। तो संविधान उसी को कहेंगे जहां कानून के शासन के हिसाब से चलाया जाए। यानी कोई भी देश हो, संविधान हम पहले ही बताएं कि ये लोकतंत्र का पूरक है। तो संविधान हमें ये बताता है कि किसी भी देश का शासन कैसे चलाया जाए, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति विशेष ही किसी देश का कानून और वहाँ के विधि का निर्माण करता था। लेकिन संविधान बनाए जाने के कारण क्या हुआ कि संविधान में ऐसे विधि का उल्लेख होता है कि यहाँ का विधि का निर्माण कैसा किया जाए, इंसान के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, राज्य का क्या कर्तव्य होगा, राज्य के नागरिक के प्रति क्या उत्तरदायी होगा, ये सभी संविधान में वर्णन रहता है। तो इसलिए संविधान का परिभाषा हम लिखें कि कानून के शासन के संबंध में एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें इंसान नहीं कानून के हिसाब से शासन चलाए जाने का वर्णन रहता है। संविधान के बहुत सारे परिभाषा हो सकते हैं। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है ये एक विधि का ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश का नियम और कानून चलाया जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं किसी भी देश के सर्वोच्च कानून का वैसा दस्तावेज जिसके अनुसार उस देश का कानून चलाया जाता है। तो संविधान जो होता है वो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। कोई भी देश हो जहाँ संविधान है वहाँ संविधान ही क्या होता है, उस देश का सर्वोच्च कानून होता है और संविधान के अनुसार ही क्या किया जाता है, उस देश का संचालन किया जाता है। तो संविधान के साथ एक और शब्द आता है संविधानवाद। आप इसको बराबर सुनते होंगे कि संविधानवाद, इस देश में संविधानवाद चल रहा है। तो संविधानवाद क्या है? तो संविधान के जितना भी नियम कानून है, संविधान के नियम कानून को लागू कराने वाला जितना भी संस्था होगा, जितना भी संस्था है उसी को संविधानवाद के अंतर्गत रखा जाता है। संविधान के नियम और कानून को लागू कराने वाले संस्था या कानून संविधानवाद कहलाता है। इससे प्रश्न रह सकता है कि हमारे देश में संविधानवाद है कैसे? तो आपको उसके अंतर्गत जितना भी संस्था है जो संविधान का निर्माण हो या संविधान को लागू कराने के लिए जितना भी संस्था है या कानून है वो सभी संविधानवाद के अंतर्गत आता है। तो संस्था जितना भी होगा जो संविधान के नियम और कानून को लागू कराता है तो वो सभी संस्था का वर्णन इसमें करना है और साथ में कानून का भी वर्णन करना है। जैसे संस्था की बात किया जाए तो जैसे हो गया निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है यह संविधानवाद का संवैधानिक संस्था इसको कहा जाता है।
यही संविधानवाद है। सर्वोच्च न्यायालय हो गया। तो ये सभी संस्था जो है ये सभी संविधानवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये संविधान के नियम और कानून को लागू कराता है। जैसे कार्यपालिका हो गया, तो ये सभी संविधान के नियम और कानून को लागू कराता है, इसलिए यह संविधानवाद के अंतर्गत आता है। इसलिए इसके आधार पर आप वर्णन कर सकते हैं कि हमारे देश में भी संविधानवाद है, क्योंकि संविधान के साथ संविधानवाद हमेशा चलते रहता है। और प्राय परीक्षा में ऐसा देखा गया है कि संविधानवाद के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसके आधार पर ऐसा आंसर इसका लिख सकते हैं। अब देखते हैं संविधान के प्रकार। है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। लिखित में आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अलिखित जो संविधान है उसमें पूरा का पूरा बात अलिखित ही होता है, यानी उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं रहता है, ऐसा मानना गलत है। क्या होता है कि इसका परिभाषा अगर हम देखें कि लिखित संविधान वैसा संविधान है जिसमें संविधानी यानी नियम कानून के अधिकतर बात जो होता है वो संहिताबद्ध किया जाता है, यानी किसी संहिता में संहिताबद्ध करके उसको लिखा जाता है। किसी पुस्तक कोई पुस्तक बना होता है उसमें लिखा हुआ रहता है उसका नियम कानून कि देश का संचालन कैसा करना है। और लिखित संविधान के अंतर्गत वही आएगा कि जिसमें क्या होता है कि अधिकतर जो बात होती है वो लिखी हुई नहीं रहती है, यानी वो किसी परंपरागत रूप से चलती आ रही नियम और कानून को ही माना जाता है। तो लिखित संविधान में अभी हम उदाहरण ले सकते हैं, भारत का है ही लेकिन भारत को नहीं, भारत के बारे में तो पढ़ना ही है, तो हम दो देश ले सकते हैं जिसकी बराबर तुलना होती रहती है। USA जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसके बाद इंग्लैंड। इंग्लैंड का संविधान जो है वो अलिखित माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें अलिखित ही हैं, कुछ लिखा हुआ है लेकिन अधिकतर चीज़ उसके संविधान में अलिखित है, परंपरागत रूप से चलती आ रही है। तो हम लिखित और अलिखित संविधान में अंतर देखते हैं। तो अंतर करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि अलिखित संविधान सबसे पहले शुरू हुआ था, तो सबसे पहले लिख देते हैं अलिखित संविधान, उसके बाद लिखित संविधान। इसमें आप उदाहरण में दे सकते हैं, क्योंकि हम उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को ही लेकर चलेंगे और उल्टा लिख दिए इसमें इंग्लैंड को लेकर चलेंगे और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को लेकर चलेंगे। सबसे पहले स्वरूप देख लेते हैं कि दोनों का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप में आप आराम से देख सकते हैं कि ये अलिखित है और ये लिखित होगा। उत्पत्ति की बात किया जाए अलिखित संविधान का, वो मध्यकालीन रीति रिवाज है। लिखित संविधान में आप ले सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जनसभा या संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है। ये संविधान सभा द्वारा निर्मित। इसमें होता है मध्यकालीन रीति रिवाज। इंग्लैंड में जितना भी कानून अभी बना हुआ है वो शुरू से ही चला आ रहा है, उसी को मान्यता संविधान में दिया गया है। और इसलिए क्या है कि वहाँ के नागरिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और सिविलाइज्ड हैं, जिसके कारण क्या है कि वहाँ संविधान लिखने की ज़रूरी नहीं पड़ी। हमारे भारत के लिए संविधान लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे नागरिक हम अपने देश की बुराई नहीं कर सकते हैं लेकिन और ना ही बुराई कर सकते हैं जल्दी, लेकिन जो सच्चाई बात है वो यही है कि वहाँ के नागरिक बहुत ज़्यादा जागरूक है। हमारे देश के नागरिक उतना जागरूक नहीं है, जिसके कारण हमारे लिए लिखित संविधान की ज़रूरत पड़ी।
और लिखित संविधान के अनुसार भी इंग्लैंड चल रहा है और अच्छी तरीके से चल रहा है। इसका एक ही कारण है कि वहाँ के नागरिक जागरूक हैं और खुद अपना अधिकार समझते हैं कि क्या स्वतंत्रता होती है। क्योंकि व्यक्ति को जब स्वतंत्रता दी जाती है तो दूसरे को स्वतंत्रता नहीं देखता है कि वो भी, उसके लिए भी स्वतंत्रता है। यानी जैसे आपको स्वतंत्रता दे दी जाए कि आप स्वतंत्र होकर बाइक चलाइए, तो आप हाथ छोड़ के पूरा सड़क पे बाइक चलाइएगा, तो जिसके लिए दूसरे को दिक्कत हो सकती है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वाधीनता का सही मायने में क्या अर्थ होता है कि मेरी मर्जी नहीं चलेगी। जैसे गोविंदा का एक गाना था, मेरी मर्जी, मैं 20 सड़क बिस्तर लगवाऊँ मेरी मर्जी। तो ये मेरी मर्जी नहीं चलेगा कि आप 20 सड़क में जाके आप स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, तो आप 20 सड़क पर जाके अपना बिस्तर डाल दें कि मेरा देश है, हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं बेड लगाएं। तो जागरूक होना, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति को आप देखते होंगे कि रोड थोड़ा भी खाली होगा तो सड़क पे चावल सुखाने लगेंगे, गेहूँ सुखाने लगेंगे। तो ये हमारे भारत में ऐसा देखा, इसलिए नियम कानून यहाँ ज़रूरी पड़ी। लेकिन इंग्लैंड के आदमी वैसा नहीं है, वहाँ के आदमी जागरूक हैं, वो अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए वहाँ अभी भी मध्यकालीन रीति रिवाज के अनुसार उसका देश चल रहा है। संविधान वहाँ भी है, लेकिन कुछ मात्रा में नियम कानून का वर्णन किया गया है। जैसे अंतिम संवैधानिक अधिकारी, अंतिम संवैधानिक अधिकारी की बात किया जाए तो इसमें होता है कि संसद में साधारण बहुमत, इंग्लैंड में साधारण बहुमत के द्वारा क्या अंतिम निर्णय हो सकती है, वो साधारण बहुमत के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। लेकिन जैसे लिखित संविधान की बात होती है, वहाँ होता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का जो संवैधानिक अधिकार का, संविधान के वर्णन करने का जिसको ताकत प्राप्त है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। ये अंतिम संवैधानिक पदाधिकारी होता है। जो भी मुख्य न्यायाधीश है वो संविधान का अंतिम पदाधिकारी होता है और उसी के द्वारा क्या किया जाता है, संविधान का वर्णन किया जाता है और अंतिम निर्णय लिया जाता है। लेकिन जहाँ अलिखित संविधान है, यानी इंग्लैंड की बात कर लिया जाए, तो वहाँ साधारण संसद में साधारण बहुमत पेश हो गया और अंतिम निर्णय ले लिया गया उसका। अब यहीं आप अधिकार की बात कर लिया जाए। अधिकारी दस्तावेज की बात किया जाए तो यहाँ पर यह अधिकार के दस्तावेज नहीं होगा, यहाँ अधिकार में होगा, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है और अधिकार का एक दस्तावेज बनाया गया है संविधान में कि ये जो है ये जनता का अधिकार है। लेकिन इंग्लैंड में वैसा लिखा नहीं गया है, लेकिन वहाँ भी है, वहाँ भी जनता को अधिकार है। सरकार को ये पता है कि जनता को क्या अधिकार देना है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान को लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारे यहाँ राज्य को गौ नहीं माना गया, क्योंकि राज्य जो है वो जनता का कभी तकलीफ नहीं देगा। हमारे यहाँ या बहुत सारे जगह ऐसा हुआ है, अभी भी होता है कि सरकार जनता को महत्व नहीं देती है। जनता से अब शोषण कैसे करना है, उसके आय को वो सिर्फ सरकार देखती है। और पिछले कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ था वीडियो कि निर्मला सीतारमण के बारे में कोई प्रश्न पूछा था कि उसके बारे में बताया गया था वित्त मंत्री के बारे में कि जो वित्त मंत्री जनता के आय से आसानी से रुपया निकाल ले वही सबसे अच्छा वित्त मंत्री है। तो पुराने समय में भी ऐसा होते चला आया है कि जो राजा आसानी से जनता से क्या कर लेता था, बहला फुसला के हो या ज़बरदस्ती हो, लेकिन जनता को शोषित करना उसका काम था। इसलिए राज को सही पवित्र नहीं माना गया है।
हमारे भारत में राज्य को पवित्र नहीं माना गया है, इंग्लैंड में राज्य को पवित्र माना गया है कि राज्य नागरिक का कभी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे भारत में सदा रीत चली आई है कि राज्य हमेशा नागरिक का शोषण किया ही है, और अभी भी थोड़ा भी छूट मिलता है तो करते रहता है, अभी भी करते रहता है। तो इसलिए संविधान और संविधान नहीं रहता तो शोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता जनता का। इसलिए यहाँ अधिकारी दस्तावेज बनाया गया कि ये नागरिक का अधिकार है, नहीं तो ये दस्तावेज अगर नहीं होता तो सरकार इसको भी लागू होने नहीं देता। यानी जनतंत्र के हम पहले ही विशेषता बताएं कि यहाँ बहुसंख्यकवाद भी चल सकता है, अल्पसंख्यकवाद भी चल सकता है। तो ये सब बहुत लोकतंत्र का ये सब घटक ऐसा है जो लोकतंत्र के ये सब दोष हैं कि सरकार जो होता है वो जो बहुलता होती है उसको देखते हैं, अल्पसंख्यक को भूल जाते हैं। इसलिए हमारे संविधान में सब चीज़ का वर्णन किया गया है, और इसलिए वर्णन किया गया कि कहीं विभेद नहीं होगा। आप देखेंगे अभी जो संविधान विकास हम आज हो सके या कल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ जिस चीज़ का वर्णन सही से नहीं हो पाता था तो आपस में कैसे मतभेद होती थी। तो इसलिए मतभेद ना हो हमारे देश में, इसलिए इतना बड़ा संविधान लिखा गया। तो अधिकारी दस्तावेज जो है वो अलिखित संविधान में नहीं लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ ही नहीं है, लिखित संविधान में उसकी ज़रूरत पड़ गई। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि वहाँ के नागरिक को अधिकार नहीं है, वहाँ के नागरिक को भी अधिकार है, लेकिन उसका लिखा नहीं गया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं संशोधन का। संशोधन के जैसे ही बात करेंगे तो इसमें साधारण बहुमत से हो जाएगा। साधारण बहुमत के द्वारा आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लगभग माना जाता है कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता। देखिए संविधान में क्या होता है कि आप ऐसा माना जाता है कि आप जल्दी से उसका संशोधन नहीं कर सकते हैं, और लिखित संविधान में आप साधारण बहुमत लगा दिया गया और नियम कानून बदल गया। लेकिन लिखित संविधान जो लिखा हुआ रहता है उसको बदलने के लिए आपको 2/3 कम से कम मत होना चाहिए। आप भारत में भी देखेंगे, हम संशोधन जब भारतीय संविधान में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन से संशोधन करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होगी। भारत में दोनों प्रकार का, इसको लचीला कहा जाता है, इस संविधान के इस गुण को लचीला कहा जाता है, इसको कठोर कहा जाता है, जिसमें बहुमत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब हम संविधान के विशेषता के बारे में बताएंगे तो भारतीय संविधान में दोनों गुण पाया जाता है, कहीं ये संविधान लचीला भी है, कहीं कठोर भी है। कुछ ऐसे विधि हैं जिसको साधारण बहुमत के द्वारा आसानी से संसद में पास किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे जो देश के या किसी राज्य के मायने में बदलाव है उसमें बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत के अर्थ में ऐसा लगा सकते हैं कि 2/3 बहुमत होना जरूरी है, यानी जितना भी संसद का सदस्य है उसका 2/3 होना जरूरी है। तो ये लिखित संविधान का गुण हुआ और ये अलिखित संविधान का गुण हुआ। अब देखते हैं कि जनतंत्र, जिसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे भारत में लागू है जनतंत्र या लोकतंत्र मान सकते हैं। लोकतंत्र के घटक क्या है, क्या चीज़ होना जरूरी है, और आप संविधान पढ़ेंगे तो आप इसका वर्णन संविधान में देखेंगे, इस सब का वर्णन है। सबसे पहला घटक है कानून का शासन। दूसरा होगा निष्पक्ष चुनाव। तीसरा होता है प्रत्याभूत अधिकार, यह इसको गारंटी कह सकते हैं आज के भाषा में, गारंटी का अधिकार। जैसे आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो इसका क्या गारंटी है,
तो गारंटी का अधिकार भी हमारे संविधान हमें देता है लेकर, और इसका रक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जनतंत्र या लोकतंत्र वहीं स्थापित हो सकता है, सबसे पहले वहाँ कानून का शासन होना चाहिए, दूसरा निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और तीसरा वहाँ के नागरिक को प्रत्याभूत अधिकार होना चाहिए, यानी मूल अधिकार होना चाहिए। इसको मूल अधिकार भी कह सकते हैं। यह गारंटी होना चाहिए कि हम यहाँ के नागरिक हैं और हमारे नागरिक को जो भी सेवा मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो नागरिकता अधिनियम आया था उसमें बवाल भी मचा था कि क्योंकि नागरिक को क्या होता है कि कोई भी देश का नागरिक हो उसको विशेष अधिकार होता है, तो विशेष अधिकार प्रत्याभूत अधिकार कहलाता है। और हम मूल अधिकार में देखेंगे कि यहाँ के नागरिक को कौन सा अधिकार दिया गया है, और दूसरे देश यानी आम नागरिक को यानी किसी दूसरे देश के नागरिक को कौन सा अधिकार दिया गया है, तो उसके बारे में हम मूल अधिकार चैप्टर में देखेंगे। तो कानून का शासन का अर्थ क्या होता है, तो हम पहले ही बताएं कि कानून का शासन का अर्थ यही होता है कि वहाँ किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा। यानी पहले के ज़माना में राजा के द्वारा ही विधि का निर्माण किया जाता था। राजा वो गलत रहे या राजा भले 5 बीवी खुद करके बैठा हो और वो बोले कि एक ही शादी करना चाहिए, तो ये संभव था नहीं। तो कानून का शासन वहीं स्थापित हो सकता है जहां विधि का निर्माण हो और विधि के रूप में एक संहिता का निर्माण किया जाए। उसके बाद निष्पक्ष चुनाव जनतंत्र के घटक हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जब तक निष्पक्ष चुनाव करके नहीं आता है तब तक उसको जनप्रतिनिधि नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि राजा जो होता था वो वंशानुगत होता था। भले उसमें एक राजा बढ़िया हो गया लेकिन उसका वंशज अच्छा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, और इसका भुगतान जो हमेशा नागरिक को करना पड़ता था, हमेशा नागरिक को उस राजा को झेलना पड़ता था। अब कभी विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप लुई 14वां लुई 16वां के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ तो चलते आ रहा था लुई का शासन हमेशा चलते आ रहा था, लेकिन उसका वंशज हमेशा ठीक नहीं होगा और ठीक नहीं हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसी राजा के कारण। तो निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से क्या होता है, जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। यहाँ 2 बात होती है कि अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद। कोई भी शासक जो होता है यानी सरकार जो होता है जो निष्पक्ष चुनाव करके आता है वो बहुसंख्यक के द्वारा चुना जाता है, जिसमें क्या होता है कि अल्पसंख्यक जो भी जनता हो उसका शोषण किया जा सकता है, लेकिन संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक का शोषण नहीं हो सकता है। और यहाँ 2 प्रकार के अल्पसंख्यक होता है, एक तो धार्मिक आधार पर हो गया या तो जाति के आधार पर होगा। लेकिन कभी कभी अल्पसंख्यक ऐसे मात्रा में निर्माण हो जाता है जैसे कोई सरकार बनी और उसका विरोध करने वाले अल्पसंख्यक होते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक ने मिलकर उसको चुनाव किया और उसका विरोध करने वाले अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और सरकार इसमें भी ज़्यादा अथी करती है तो अल्पसंख्यक धीरे धीरे जो विरोध करने वाले हैं वो बहुमत में बदल जाते हैं और सरकार को ही बदल देते हैं। तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो लोकतंत्र में होना जरूरी है। उसके बाद तीसरा है प्रत्याभूत अधिकार, यानी जो भी वहाँ के नागरिक है उसको अधिकार दिया जाना चाहिए। हम कानून के जो विभाजन किए थे, जो उसमें जो नैसर्गिक न्याय था, प्राकृतिक न्याय था, तो प्राकृतिक के द्वारा जो भी चीज़ हमें दिया गया है, सांस लेना, बोलना, भोजन करना, घूमना, ये सभी अधिकार जो है जीवन के अधिकार की बात कर लिया जाए तो ये सभी को क्या कहा जाता है, प्रत्याभूत अधिकार कहा जाता है, जो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है और इससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। तो लोकतंत्र के ये तीनों घटक हुए। अब बराबर 2 शब्द सुनते होंगे, 2-3 शब्द और है उसको हम वर्णन कर लेते हैं। एक होता है बहुसंख्यकवाद, दूसरा इसका विपरीत जो होता है वो होता है अल्पसंख्यकवाद। किसी देश में क्या होता है, अधिकतर देश में ऐसा देखा गया है कि बहुसंख्यक
वहाँ का जनता जो बहुसंख्यक मात्रा में है, यानी जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसका शासन प्रायः चलता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि अल्पसंख्यकवाद का शिकार वो देश हो जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो वहाँ के जो मूल नागरिक हैं वो शासन नहीं कर रहा है, यूरोप से कुछ आदमी आके बस गया है, जो गोरे लोग हैं वो कुछ ही हैं और वहाँ शासन चला रहे हैं। बहुसंख्यकवाद की बात किया जाए तो बहुसंख्यकवाद अधिकतर जगह आपको देखने को मिलेगा, भारत हो या कोई भी देश हो, तो वहाँ बहुसंख्यक, पाकिस्तान हो गया, वहाँ बहुसंख्यकवाद चलता है। और बहुसंख्यक जिस संप्रदाय के व्यक्ति ये ज़्यादा मात्रा में हो उसी का सरकार बनता है। तो इसके अर्थ में लिया जाता है बहुसंख्यकवाद। अल्पसंख्यकवाद वैसा होता है जिसमें कुछ सीमित जनता को लेकर जब सरकार चलती है और उसी के द्वारा सरकार का निर्माण करवाती है, तो ये अल्पसंख्यकवाद होता है। जैसे अमेरिका में भी होता है अल्पसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद वहाँ भी चलते आ रहा है, वहाँ श्वेत और अश्वेत की लड़ाई होती है। तो ये इतिहास की बात है, इतिहास की बात हम कभी विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद होता है एक शासन। शासन दूसरा होता है प्रशासन। अब बराबर इस शब्द से परिचित होंगे। तो शासन का अर्थ जो होता है कि जो नीति बनावे, नीति या विधि बनाने वाले को शासन कहा जाता था। शासन के अंतर्गत उसको रखेंगे जो नीति बनाए या विधि बनावे। जैसे हो गया संसद, हो गया विधानसभा, हो गया, यह सभी शासन के अंतर्गत आता है। शासन का दूसरा अर्थ हम सरकार बताए थे, सरकार के अर्थ में ही शासन को लिया जाता है। प्रशासन क्या होता है कि नीति को लागू जो कराएगा उसको प्रशासन कहेंगे। नीति को लागू कराने वाली संस्था। तो ये सभी प्रशासन होता है। तो आप प्रशासन की वो जो होता है संघ, अधिकतर आधे व्यक्ति क्या करता है, प्रशासन की तैयारी करता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग हो गया, तो ये सभी प्रशासन की तैयारी करवाता है। शासन की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए जनतंत्र होना जरूरी है। आपके पास जनशक्ति ज़्यादा है, यानी लोगों की समर्थन बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्ट आप चुनाव लड़िए और शासन में आ जाइए। प्रशासन करने के लिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी। कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी तो आपको प्रशासन करने के लिए करना ही होगा। शासन करने के लिए आप तो डायरेक्ट जनमत संग्रह के द्वारा आप शासन कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए आपको परीक्षा की तैयारी करना होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जितना भी देखने वाले दर्शक हैं वो सभी प्रशासन की तैयारी में जुटे हुए हैं और हमें आशा है कि प्रशासन की तैयारी उसकी पूरा हो। तो ये सभी प्रशासन के अंतर्गत जो नीति को लागू करावे वो प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो ये सभी संविधान में आपको बराबर मिलते रहेगा। ये शब्द आप लोग देखते भी होंगे लेकिन इसका अर्थ आप लोग नहीं समझते होंगे। आप पेपर हो, कोई भी न्यूज़ हो, उसमें आप ये सब देखते होंगे लेकिन इसका अर्थ नहीं समझने के कारण उसका मर्म आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वो शब्द क्या कह रहा है। सिर्फ पढ़ लिए कि क्योंकि ये प्रशासन का दोष नहीं होता है, शासन का ही दोष होता है। कोई भी सरकार में क्या होता है, भ्रष्टाचार फैल रहा है तो डीएम को कोई कुछ नहीं बोलने के लिए जाएगा, बोलने के लिए जाएगा वहाँ के सरकार की आपके सरकार में क्या चल रहा है, शासन ऐसा चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो शासन पे उंगली उठता है, प्रशासन पे उंगली नहीं उठता है। प्रशासन के जल्दी नौकरी नहीं जाता है, बेचारा का नौकरी जल्दी सन जा सकता है क्योंकि ये जनमत संग्रह के द्वारा आया है। तो सबसे पहला जो लिखित संविधान था, पहला लिखित संविधान आप जानते होंगे अमेरिका का संविधान था। संविधान इसको क्या किया गया था, 21 जून 1788 को अंगीकृत किया गया था। हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था, 26 नवंबर 1949 को।
उसके बाद 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें भी 2 डेट है, 21 जून 1788 को इसको अंगीकृत किया गया था और 4 मार्च 1789 को पहला जो लिखित संविधान था अमेरिका का संविधान, उसको लागू किया गया था 1789 ईस्वी में। तो आज शायद लगता नहीं है कि हम रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा कर पाएंगे। अगले सेशन में इसका चर्चा करेंगे, तब तक हम इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ यही होता है कि रेगुलेट करना यानी नियंत्रित करना। तो नियंत्रित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप जानते होंगे कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी शासन के द्वारा बंगाल के नवाब, उसके बाद अवध के नवाब और दिल्ली के मुग़ल बादशाह को हराया गया था। और हराने के पश्चात जो था 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। एक चीज़ और जानते होंगे कि सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड को कच्चा माल की ज़रूरत थी, लेकिन भारत में और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो भी प्रदेश है और इंडिया, ये सभी को ईस्ट इंडिया कहा जाता था, जिस पे अंग्रेज़ और फ्रांस का अधिकार था और डच का भी अधिकार था। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ का अधिकार था तो उसके अधिकार क्षेत्र में इंग्लैंड के और जो भी कंपनी थे उसका भी ललचाई पड़ रहा था कि हम भी औद्योगिक क्रांति में भाग लिए हैं, लेकिन हमारे पास कच्चा माल नहीं है, क्योंकि कच्चा माल ही औद्योगिक क्रांति का खाना था। जब तक कच्चा माल नहीं होगा तब तक औद्योगिक क्रांति का विकास नहीं हो सकता। तो कच्चा माल उसी देश से आ सकता है जहाँ क्या हो, कच्चा माल उगाही करने का स्रोत हो। तो उसके लिए या तो दक्षिण अफ्रीका था या भारत था, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रदेश था। आप गांव में कहावत सुनते होंगे कि मूर्ख के पास अगर धन हो तो बुद्धिमान भूखा नहीं मरेगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि अगर जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि उस संसाधन का उपयोग कैसे करना है, जैसे अफ्रीका की बात कर लिया जाए तो अफ्रीका महादेश में वहाँ के जो व्यक्ति हैं उसको उस संसाधन के बारे में नहीं पता है। आपको ये भी मालूम होगा कि अफ्रीका महादेश को काला महादेश कहा जाता है। काला महादेश इसलिए कहा जाता है कि वहाँ का आदमी काला है, इसके लिए नहीं कहा जाता है काला महादेश। काला महादेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसको इंग्लिश में डार्क कहा जाता है, डार्क, जिसके बारे में सही पूरी संसाधन के बारे में सही से जानकारी नहीं होने के कारण उसको काला महादेश कहा जाता है। और वहाँ बहुत सारे संसाधनों का खान है और यूरोप वासी के द्वारा वहाँ के नागरिक को गुलाम बना के वहीं से उसी के संसाधन को काम करा के, जैसे हमारे भारत में होता था, यहीं के संसाधन का उपयोग करके और यहीं के नागरिक को उसमें काम में लगाकर यहाँ के संसाधन का दोहन करके कच्चा माल वहाँ ले जाता था और वहाँ से वस्तु बना के विभिन्न देशों में बेचा करता था। तो दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दूसरे कंपनी जितना भी इंग्लैंड में थी उसका भी इच्छा था कि हम भी व्यापार करें। तो इसलिए उन्होंने संसद में जाके ऐसा कहा कि क्योंकि संसद ही उस पर रेगुलेट कर सकती थी, तो संसद में जाकर ऐसा कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बहुत कमा रहे हैं। और ऐसा हुआ भी कि द्वैध शासन लागू जिस समय हुआ था भारत में 1765 में, उस समय यहाँ बहुत लूट हुई थी और जितना भी कर्मचारी थे बहुत अमीर हो गए थे। यहाँ से कमा कमा के जाते थे और वहाँ अपना घर बड़ा बड़ा यानी सम्राट के बराबर का घर बनाते थे। जितना बड़ा सम्राट का घर है वैसे वैसे घर का निर्माण करने लगे। तो दूसरे नागरिक को भी इच्छा हुई कि हम भी जाके भारत में व्यापार करें। तो इसके लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए वहाँ के संसद के द्वारा जो एक्ट निर्धारित किया गया था, एक्ट बनाया गया था, वही एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, क्योंकि यह नियंत्रित करने का कानून था, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग पड़ा। तो इसके बारे में अगले सेशन में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।